जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस दरोगा बैच में मैं आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी सब इंस्पेक्टर की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसा आप सभी को पता है हम भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में अगर जो बच्चा इसमें अभी पहली बार आ रहा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उससे निवेदन करना चाहूँगा कि फर्स्ट वीडियो से वो स्टार्ट करे ताकि वो अपने कंसेप्ट को भी बेहतर करता जाए और चीज़ों को याद करता जाए। आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आप सभी को मैं वो कंटेंट दूंगा जो कि नदी अपवाह तंत्र के बाद पढ़ना होता है, मतलब कि परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न, नदी घाटी परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उसमें बहुत सारे अपडेट्स लेकर आया हूं, इसलिए अभी ना लेकर उस क्लास को, एग्ज़ाम के पहले वो सब चीज़ों को मैं आपको अवगत कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, मतलब भारत में वर्षा, गर्मी, शरद, ये सारी चीज़ों का जो है एहसास आज करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के ज़रूर बने रहें। कंसेप्चुअल क्लास है, कंसेप्ट से पहले समझेंगे, फिर सारी चीज़ों को धीरे धीरे याद करते जाएंगे। आज डिटेलिंग पढ़ेंगे, कल उसके MCQ, मतलब नेक्स्ट क्लास में उसके MCQ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, और हाँ, इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लेखक कह रहा है प्रयास के बाद भी अगला व्यवहार प्रयास करना ही होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस वर्ड को मैंने एक बार नहीं कई बार बोला है। जैसे कि जीवन है, उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहता है, हमें अपने प्रयास पे बल देना चाहिए। प्रयास इन द सेंस हमें कोशिश करती रहनी चाहिए अपने आप को बेहतर से और बेहतर बनाने की। और जैसे ही आप अपने इस कदम की ओर आगे बढ़ेंगे बेहतर से और बेहतर बनने के लिए, तो मेरे प्रिय साथियों आपकी सफलता जो है वो बेहतर होने लग जाएगी, मतलब सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आज है हमारा 5वां पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम, भारत की जलवायु। अब भारत की जलवायु से पहले लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सा नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसी दामोदर नदी में 1948 में भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। जलवायु शब्द से आपका क्या तात्पर्य है मेरे साथियों? जलवायु मतलब क्या? क्लाइमेट मतलब क्या? चलो पहले इसको समझते हैं। अगर हम जलवायु को देखें तो इसे दो भागों में अगर हम विभक्त करें तो क्या इसके साथ अन्याय होगा? जल और वायु, अगर हम इसे दो भागों में विभक्त कर दें, जल और वायु में, तो इसके साथ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि मेरे प्रिय साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थान या किसी भी भूखंड में बात को बहुत ही गंभीरता से समझें, क्लास को कंसिस्टेंट देखें। बार बार मैं ये बोलता रहता हूँ हमेशा, और ये अनिवार्य है। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी भूखंड में आप एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे या अपने इर्द गिर्द या अपने दैनिक जीवन दिनचर्या में एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि हमेशा नवंबर दिसंबर में आपको ठंड लगती है। हमेशा जुलाई अगस्त में वर्षा की आपको अनुभूति होती है। वैसे ही मई और जून में गर्मी लगती है। बचपन से अब तक आप लोगों ने आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा। तो मेरे प्रिय साथियों यही चीजें आप अभी से नहीं, बचपन से अब तक देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखते होगे आप कि वर्षा होती है, वर्षा होने के पश्चात जो है ठंड आती है, ठंड होने के कुछ बाद जो है गर्मी आ जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं कारक जो है वो वर्षा दिखाई देता है। समझने योग्य बात है ना, बहुत सारे कारक हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वर्षा होगी तो फसल उत्पादन होता है, वर्षा होगी तो ठंड आएगी, और ठंड आएगी तो है आपका उसके बाद गर्मी आ जाती है।
ठीक है। तो इसमें अगर हम सबसे बड़ा कारक देखें तो क्या है, जल है और वायु है। हम ये कह सकते हैं कि वायु के द्वारा जल का परिवहन, वायु के द्वारा जब जल का परिवहन किया जाए तभी ये संभव होता है। कैसे कि वायु ही तो भारत में मानसून लेके आती है, वायु ही भारत में इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम की ओर से मानसून लेके आती है। ठीक है, तो ये वायु और जल का परिवहन का कारण भी तो मन में होगा कि आखिरकार ये किस कारण होता है सर, मन में कौतूहल उत्पन्न होगा, छात्र जीवन है। अब जब वायु के द्वारा जल का परिवहन होगा तो कैसे होगा, कारण क्या है, तो मैं आप सभी को एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसी के आधार पे जो है जल का परिवहन होता है वायु के द्वारा। इसका सबसे बड़ा कारण है टेम्परेचर, ताप। जब ताप ज्यादा होगा, जब ताप ज्यादा होगा या सूर्य की किरणें पृथ्वी में जब पड़ेगी, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जब इसकी किरणें पृथ्वी में पड़ेगी तभी ताप बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य का जो पृथ्वी का है वो अपने आप का खुद का ताप नहीं है, वो सूर्य से ताप एकत्रित करता है। और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो याद रखिएगा वायु दाब, क्या कह रहा हूं मैं, वायु दाब, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। वायु दाब जो है वो क्या होता है, वो क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वायु दाब कम होगा। और उसी प्रकार से अगर हम यहां देखें कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो वायु दाब क्या होगा, वायु दाब ज्यादा होगा। अगर वायु दाब कम होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर जोन बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। और वायु दाब अगर ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर जोन बनेगा। और जो वायु की प्रवृत्ति है, वायु के द्वारा जल का परिवहन ही जान रहे हैं हम, वायु की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अग्रसर होती है। यही फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या जाएगा, तो वायु जाएगा। मतलब कि जहां हाई प्रेशर होगा वहां नमी होगी, जहां हाई प्रेशर होगा वहां क्या होगा, उस क्षेत्र में ये हाई प्रेशर जोन वाली जो पवनें हैं वो लो प्रेशर की ओर अपने आप क्या होंगी, आकर्षित होंगी। यही फॉर्मूला पकड़ के हमें चलना है, पूरा जलवायु कंप्लीट हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में शॉर्टकट बातें मैं आपको बताते जा रहा हूं। अब ये सब क्यों होता है सर, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्यों होता है, तो याद रखिएगा कि जल का वायु के द्वारा जो परिवहन हो रहा है इस प्रकार से, उसका कारण है हमारी पृथ्वी की स्थिति सूर्य के परिप्रेक्ष्य में। ये सूर्य महोदय है और यहाँ पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी की स्थिति हमेशा चेंज होते रहती, कभी पृथ्वी यहाँ है तो कभी पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है कभी यहाँ है। अब ये पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, जैसे जैसे सूर्य की परिक्रमा करेगा वैसे वैसे पृथ्वी की स्थिति अलग होगी, वैसा वैसा जो है टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, और टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से जलवायु का निर्माण होगा, ठीक है, यह जलवायु की स्थिति बनेगी। अभी तक नहीं समझ में आया तो आइए हम और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि मैंने इस पेज में रख दिया है, साफ साफ लिख दिया है कि जलवायु ऐसी परिस्थिति होती है जो लंबे समय तक के विद्यमान होती है। वायुमंडल की ऐसी अवस्था जो लंबे समय तक विद्यमान है। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि आपने बचपन से अब तक देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ती है, जून जुलाई अगस्त के समय में जो है वर्षा होती है, और मई जून के समय में भीषण गर्मी पड़ती है। तो वायुमंडल की ऐसी अवस्था जो लंबे समय तक विद्यमान है, और वायुमंडल की ऐसी अवस्था जो थोड़े समय के लिए होती है, मौसम होता है, मौसम कहलाता है। जैसे कि मान के चलो ये है फलाना, क्या नाम है इनका, फलाना, और ये रही
चोटी बना दी हो मतलब समझ गए ना। क्या नाम है इसका? फलानिन। अचानक मान के चलो, अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी चल रहा है जनवरी। जनवरी में क्या है? तो ठंड है। ठीक, स्वेटर वेटर पहन के फलाना जो है इसको स्वेटर पहना देते हैं। ये जैकेट बना दिए इनका एकदम, कौन सा वाला? तो इमरान हाशमी वाला। ठीक, जैकेट पहना है। अब ठंड में फलानिन से मिलने जा रहा है जैकेट पहन के। फलानिन घलोला पहना दे वना जी, ऐसे। ये कौन सा पहनी है? तो ये पहनी है ऐश्वर्या राय वाला। ठीक है, तो फलाना फलानिन से मिलने जा रहा है। अचानक मौसम बदला और क्या हो गई? वर्षा हो गई। ठीक है, तो इसका मिलना जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भीगा हुआ जैकेट पहन के घर जाएगा, नहीं बीमार पड़ जाएगा फलाना। फलाना, समझे? फलाना या फलान। ठीक है, तो अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया, ठंड चल रही है, अचानक वर्षा हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? मौसम कहेंगे। ठीक है, लेकिन लंबे समय से विद्यमान है ये स्थिति वायुमंडल की। जनवरी में ठंड पड़ती। ठीक, चले 15 तारीख को मकर संक्रांति। अब जो है सूर्य अपने उत्तरायण की ओर आगे बढ़ा है। ठीक, तो ये पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मैंने कहा कि सूर्य के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी की स्थिति। सबसे पहले आप देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें? यहीं से करते हैं, दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ है? परपेंडिकुलर मकर रेखा में। मकर रेखा वाला भाग का देखो, ये वाला लेंथ ज्यादा है और कर्क रेखा का लेंथ कम है। दिखाई दे रहा है? क्योंकि सूर्य अपनी मतलब स्थिति में कैसा है? झुका हुआ है। क्लियर? और भूमध्य रेखा में साल भर जो है दिन और रात समान होता है। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है 21 से 22 दिसंबर वाला एरिया, ये क्या है? इसे हम कहते हैं शीत अयनांत। क्या कह रहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं। इस समय कर्क रेखा में लंबवत रहता है सूर्य का प्रकाश। फिर उसके बाद दिसंबर हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च मतलब 21 मार्च 22 मार्च के आसपास ये भूमध्य रेखा में जाके लंबवत होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा में जाकर ये लंबवत हो जाएगा। फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून। जून आया तो कहाँ आ गया? कर्क रेखा में। कर्क रेखा की लंबाई यहाँ लंबी दिख रही है और मकर रेखा की लंबाई कम दिख रही है यहाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ दिन और रात की स्थिति में परिवर्तन होता है, आगे में देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कर्क रेखा जो है उसमें लंबवत क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो इसे क्या कहेंगे? ग्रीष्म अयनांत कहेंगे, जो कि 21 से 22 जून में होता है। फिर 22 से 23 सितंबर वाला भाग में फिर से क्या आ जाएगा? तो ये भूमध्य रेखा में लंबवत हो जाएगा। क्या? तो हमारा पृथ्वी नहीं भाई, सूर्य किस में आ जाएगा? तो सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा में आके लंबवत हो जाएगा सितंबर में, 21-22 सितंबर में। इसे ही क्या कहते हैं? जब सूर्य की रेखा मकर रेखा में लंबवत होगी तो इसे शीतकालीन अयनात कहते हैं। अब इसमें क्या पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि शीतकालीन अयनात जो है उसमें सूर्य की रेखा किस रेखा पे लंबवत होती है? तो पहला नंबर क्या याद रखोगे? मकर रेखा पर लंबवत होती है। 15 तारीख को ये क्या है? ऊपर की ओर आगे बढ़ने लग गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्रश्न पूछेगा कि मकर रेखा में लंबवत होती है शीतकालीन अयनात में सूर्य की रेखा या विंटर सॉलिस्टिस में। तो इस मकर रेखा में दिन और रात की अवधि क्या होती है? देखो ये क्या दिखाई दे रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 10.5 घंटे का क्या होगा? डार्कनेस होगा। 10.5 घंटे का अगर जो है इसमें रात होगा या डार्कनेस होगा तो मेरे प्रिय साथियों कितने घंटे का सवेरा हो जाएगा इस एरिया में? इस एरिया में लगभग 12.5 घंटे। ठीक है, 12.5 घंटे का क्या हो जाएगा? सवेरा हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही इक्वेटर में मैंने बताया कि यहाँ 12 घंटा डार्कनेस और 12 घंटा लाइटनेस रहता है। ठीक, वैसे ही अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाएंगे तो यहाँ 13.5 घंटे का डार्कनेस होगा। ये 12.5 नहीं, ये 13.5 घंटा होगा भाई, है ना? याद रखिएगा, निकल जाता है गलती से। 13.5 घंटे का यहाँ पर क्या होगा?
रात होगा, लेकिन दिन कितने घंटे का होगा, तो 10.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो शीत अयनात से संबंधित ये प्रश्न जो है आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत का इसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक, समर सॉलिस्टिस या जिसे हम कहेंगे ग्रीष्म अयनात या ग्रीष्म संक्रांति, इसमें क्या होता है, तो इसमें देखो सूर्य की रेखा कर्क रेखा में लंबवत है। ठीक, तो यहाँ 13.5 घंटे का दिन होगा और 10.5 घंटे का रात होगा। यहाँ 13.5 घंटे का रात होगा और यहाँ जो है आपका 10.5 घंटे का आपका उजाला होगा, या कहेंगे इसे ही मकर रेखा में 10.5 घंटे का लाइट रहेगा या उजाला रहेगा। क्लियर, तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस ग्रीष्म अयनात में जो उत्तरी ध्रुव है इसमें 6 महीने का क्या रहता है, तो 6 महीने का दिन रहेगा। और जैसे ही हम शीतकालीन अयनात या हम चले जाएंगे विंटर सॉलिस्टिस में, तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना तक के क्या रहता है, तो इसमें उजाला रहता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीना अंधेरा रहता है, 6 महीना रात रहता है ना। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इसे। क्लियर, आगे बढ़े। अब ये ताप की पेटियां हैं, ताप की पेटियां हैं मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी आधार पे हम सारी चीजों को भारत में लाकर समझ लेंगे। ये वाला क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा वाला क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, कई बार बता चुका हूं कि ये वाला ही क्षेत्र है जहां सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है। परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा आपको, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही, ना इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे जाएगा। समझ में आया। तो कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बीच में ही सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, मतलब सीधा पड़ता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइट मेरे ऊपर लंबवत पड़ रहा है, बोर्ड मेरे ऊपर लंबवत है, ठीक है। लेकिन आप लोग का मोबाइल का स्क्रीन का जो आपका स्क्रीन का जो लाइट है वो आप लोग के आंख में लंबवत पड़ रहा है, इसीलिए ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। चलो, उसके बाद जो है आपका इसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री, है ना, उत्तर, और यहाँ 66.5 डिग्री जो है आपका नीचे। इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक। फिर 66.5 से लेकर 0 डिग्री तक, इसे ये 90 डिग्री तक, इसे क्या कहेंगे आपका, तो शीत कटिबंध कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इधर जो है आपका 6 महीना ठंड, 6 महीना रात और 6 महीना उजाला, तो यहाँ सूर्य का ताप अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है, ये क्षेत्र काफी ठंडा रहता है। क्लियर। अब देखो, अब ये सब कहानी बताने का कारण क्या है, ये सब कहानी बताने का कारण ये है कि अभी तक के जो कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे उसको भारत से रिलेट करोगे, हमारे भारत का इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पहला नंबर क्या है, तिब्बत का पठार। दूसरा नंबर क्या है, जेट स्ट्रीम पवने। फिर उसके बाद है दक्षिणी दोलन या जिसे अल नीनो कहते हैं, और भूमि और सागर के मध्य के अंतर तपन की वजह से हमारे भारत का जलवायु निर्धारित होता है। अब इसको समझना मेरे प्रिय साथियों ध्यान से, है ना। देखो, सबसे पहला क्या है, तो भारत। भारत में हम ये देखेंगे तिब्बत का पठार। जैसे कि मैंने बताया, अब वो सारी चीजें सामने आ जाएगी। ये बताइए, ग्रीष्मकालीन अयनात में सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश कहाँ लंबवत होता है, किस क्षेत्र में लंबवत होता है, कर्क रेखा में होता है, ठीक है। तो कर्क रेखा में ऐसे देखो, ये है कर्क रेखा, ये 0 डिग्री इक्वेटर और ये मकर रेखा। सूर्य का प्रकाश अभी लंबवत कहाँ है, इस क्षेत्र में, ठीक है। अब इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश लंबवत है, तो सोचो भारत कहाँ स्थित है, इस प्रकार से कर्क रेखा के बीचों बीच। यहां पर जमीन से उठा हुआ भाग, पठारीय भाग स्थित है, तो यहां सूर्य का प्रकाश का लंबवत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और पड़ेगा तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक। अब जब गर्म हो जाएगा तो मेरे प्रिय साथियों, तापमान अधिक होता है तो क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र की अपेक्षा ये भूमध्य रेखा वाले भाग में तापमान कैसा है, तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर कम है,
इस क्षेत्र की अपेक्षा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर लंबवत है अभी, और जब यहाँ का तापमान ज्यादा है, यहाँ का तापमान कम है, मतलब टेम्परेचर कम है, तो कैसा प्रेशर बनेगा? तो हाई प्रेशर बनेगा। HP लिख देता हूँ, हाई प्रेशर जोन बनेगा। यहाँ क्या बना? लो प्रेशर जोन। और मैं बताया हूं कि हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर क्या होती है? पवनें आगे बढ़ती हैं। तो भूमध्य रेखा के पास की पवनों को ये तिब्बत का पठार अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, गर्म होगा तो। इस क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग है, ये भी मरुस्थलीय भाग ऐसे आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा इधर की पवनें, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है? अधिक है। मतलब इस तरफ लो प्रेशर जोन बना हुआ है और इधर क्या बना हुआ है? हाई प्रेशर जोन, क्योंकि इधर का तापमान क्या है? टेम्परेचर क्या है? कम है। तो ये हाई प्रेशर जोन की पवनें क्या हो जाएगी? इधर आकर्षित हो जाएगी। तो तिब्बत का पठार पहला कारण है भारत में मानसून के प्रवेश का, भारत में पवनों को अपनी ओर आकर्षित करने का। दूसरा नंबर पहुंचे, चलो। दूसरा नंबर है जेट स्ट्रीम पवनें। जेट स्ट्रीम पवनें दो प्रकार की होती है, एक उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में, और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से ये पवनें कंसिस्टेंट चलते रहती हैं, ये पछुआ पवनें हैं, ठीक है। ये कंसिस्टेंट इस प्रकार से चलते रहती हैं, ठीक है, एक दिशा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, क्लियर। अब ये कंसिस्टेंट पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर चल रही हैं। अगर ये आर्द्रता प्राप्त करेंगी, ये अगर किसी प्रकार की नमी प्राप्त करेगी, कंसिस्टेंट ये चल रहा है, घूम रहा है, अगर इनको नमी मिल जाएगा तो उन नमी को ये खदेड़ेंगे कि नहीं खदेड़ेंगे, या उन नमियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना साथियों। तो वैसे ही भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में यहां से क्या है, ये वाले क्षेत्र में टेम्परेचर हाई हुआ, लो प्रेशर जोन बना, और ये जेट स्ट्रीम पवनों के पास आर्द्रता आई, तो ये जेट स्ट्रीम पवनें क्या करती हैं? इनको भारत की ओर और या पूर्व की ओर क्या करती है? पूर्व की ओर ढकेलती है। भारत में यहाँ क्या है? तिब्बत का पठार और हिमालय। तो हिमालय के दक्षिण से एक पवन होकर गुजरेगी और एक उत्तर से होकर गुजरेगी, क्योंकि हिमालय की हाइट काफी ज्यादा है, तो ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक दक्षिण की ओर जो है भारत में प्रवेश करती है और एक चाइना की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो जेट स्ट्रीम पवनों का काम क्या है? तो भूमध्य सागर में स्थित आर्द्रता प्राप्त करके इसे आगे की ओर लेकर आना। इसीलिए ठंड के समय में क्या होगा? अभी आपने इस चीज का प्रभाव देखा था छत्तीसगढ़ में कि ठंड में वर्षा हुई थी। वो किस वजह से हुई थी? इसी पश्चिमी विक्षोभ, इसी पश्चिमी गर्त की वजह से छत्तीसगढ़ में वर्षा हुई थी। वैसे ही पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपके मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी जितने राज्य हैं वहां पर प्रॉपर इसका इंतजार किया जाता है और फसल ली जाती है। गेहूं की खेती के लिए बहुत ही मतलब मुनाफे वाली ये मौसम होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया क्या? तो दक्षिणी दोलन या अल नीनो जिसे कहते हैं। ये अल नीनो क्या है भाई? तो ये मुख्य रूप से आसान भाषा में अगर इसे समझेंगे मेरे प्रिय साथियों, तो एक क्या है? ये गर्म जल धारा है, ठीक है। इसकी क्लास लेने लगूं तो लंबा चौड़ा क्लास चले जाएगा, लेकिन समझना है। ये है उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का एक तट देश शहर है जिसे हम कहते हैं पेरू। क्या बोलते हैं? पेरू। पेरू के तट में ये गर्म जल धारा या तापमान की वजह से इस क्षेत्र का जो है क्या हो जाएगा? आपका जल जो है वो गर्म हो जाएगा। अब पूरा का पूरा खेल हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से है, अगर समझने वाला व्यक्ति होगा, MCQ बनाने वाला व्यक्ति होगा। पेरू के तट की जलधारा जो है वो गर्म हो गई, और ये जो है आगे तक के इन गर्म जल धाराओं को समझा जा सकता है, ठीक है। अब ये गर्म जलधारा जो है ये टेम्परेचर हाई है, तो यहां पर लो प्रेशर जोन बनेगा। लेकिन इसी की अपेक्षा अगर हम देखें कहाँ? हिंद महासागर वाले क्षेत्र में। तो हिंद महासागर वाले क्षेत्र का तापमान जो है वो क्या है? तापमान यहाँ का कम है, हाई प्रेशर जोन है यहाँ पर, ठीक है। अब ये
सीधा एक ही फॉर्मूला लगेगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चले गया, पवनें आकर्षित हो गई। यहाँ गर्म है, यहाँ ठंड है, तो यहाँ की पवनें आकर्षित होंगी। अब जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश होता है तिब्बत की पठार की वजह से, ठीक है, थार मरुस्थल की वजह से, कर्क रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत होने की वजह से, इस क्षेत्र में गर्म होने की वजह से, तो ये जो आगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा बढ़ेगी आगे, तो ये वाला कारण अगर आ गया, अल नीनो अगर मतलब क्रिएट हो गया, तो हाई प्रेशर इधर है और हाई प्रेशर इस एरिया में पूरा है, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, यहाँ पर भी लो प्रेशर जोन है, तो बहुत सारी पवनें कहाँ है, इधर आकर्षित हो जाएगी, कुछ मात्रा में पवनें आगे बढ़ेंगी। तो इसी वजह से अल नीनो के प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भारत में वर्षा से संबंधित, समझ रहे हो। तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब फटाफट देखो, आप एक एक चीज मिलते जाएगा। भारत जो पढ़े हैं अभी तक के, उसका पूरा निचोड़ निकालेंगे। भारत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार भारत का जो जलवायु है वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है और मानसून पे आधारित होता है। अल नीनो हो गया तो पवनें पार हो गई तो पार हो जाता है, भारत में वर्षा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की है, ठीक है। अब एक एक चीज समझ में आते जाएगा आपको। जैसे कि मैंने बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और मानसून की वजह से होता है, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है, ठीक। मानसून शब्द का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, मौसम शब्द से हुआ है, जो कि एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, ठीक। किसी भी स्थान या देश की जलवायु किस पर निर्भर करती है, उस स्थान की समुद्र से दूरी, वो किस अक्षांश में स्थित है, वह स्थान की ऊंचाई क्या है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, ये सभी चीजें इसमें प्रभाव डालती हैं। भारत में अगर हम बात करें तो मानसून कैसे प्रवेश करता है, तो दो शाखाओं से प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम से आता है, इस एरिया से आता है, तो इसीलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक। और एक अरब सागर से होकर गुजरता है, तो अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा, और एक बंगाल की खाड़ी के एरिया से घुसता है, तो इसीलिए इस एरिया को बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। समझ में आया। अब अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा जो अरब सागर से प्रवेश करता है, अब इसकी कहानी सुनो। तो ये सबसे पहले कहां टकराएगा, तो पश्चिमी तट के पास टकराएगा, पश्चिमी तट के पास या पश्चिमी घाट के पास। केरल में सबसे पहले केरल में प्रवेश करेगा। जब केरल में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, तो ये आपका केरल में बहुत ज्यादा वर्षा पैदा करेगा। अब केरल का भाग क्या है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो पहाड़ी वाला क्षेत्र की वजह से वो केरल के जो तटीय भाग है वहां पर अत्यधिक वर्षा करेगा। 1 जून के आसपास यहाँ पर पहुंच जाएगा क्या, केरल में। इसीलिए यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी शाखा गई, दूसरी शाखा जो है वो इस प्रकार से प्रवेश करेगी, यहाँ तक के तो सह्याद्री है पूरा, ऐसे प्रवेश करेगी, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पढ़े थे हम फिजिकल डिवीजन में, और यहाँ पर मिलेगा आपको सतपुड़ा के घने जंगल, बड़े अनमने जंगल, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। दूसरी शाखा इस एरिया में प्रवेश करके घुस जाएगी, और जब घुस जाएगी तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा उत्पन्न करेगी, ठीक है। अत्यधिक वर्षा उत्पन्न करेगी और यही नर्मदा नदी को लबालब भर देगी, इसीलिए नर्मदा नदी को चंचला नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ गिर पहाड़ी मिलेगा, पहाड़ों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगी, ठीक है। और ये उत्तराखंड, यहाँ से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा अरब सागर से आने वाली अंदर प्रवेश करेगी इस एरिया से, तो मेरे प्रिय साथियों यहाँ से प्रवेश करने के बाद जो है ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जाके सीधा यहाँ लैंडस्लाइड कराता है। यहाँ अत्यधिक वर्षा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से प्रवेश करेगा तो तीसरी शाखा, तो 3 शाखाओं में प्रवेश करेगा। एक शाखा ये, दूसरी शाखा यहाँ, और तीसरी शाखा यहाँ प्रवेश करेगा। क्लियर, आगे बढ़े। उसके बाद तमिलनाडु और अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी शाखा जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखो इसको समझना। ये है प्रायद्वीपीय भारत,
प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार से दिखाई दिया आपको। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा ऐसे आ रही है अरब सागर से। अब ये अरब सागर से आने वाली जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा है, ये तमिलनाडु के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल होके आगे निकल गई, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से आगे बढ़ गई। क्लियर। लेकिन यहां पर क्या है, कंसिस्टेंट सह्याद्री है। क्या है, सह्याद्री मतलब कि पश्चिमी घाट जो कि कंसिस्टेंट है। यहां पर आपको निरंतरता देखने को मिलेगी पहाड़ों की। तो इस क्षेत्र में वर्षा होगा, तटीय भाग में वर्षा हो रहा है, जो कि वृष्टि छाया वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे जैसे बादल जो है वो ऊपर बढ़ेगा, बादल जो है ऊपर पहुंचा तो ये अपनी आर्द्रता खो देगा जब यहाँ पर पहुंचेगा कोई बादल। ठीक है, इस प्रकार से बादल पहुंचा तो इसके पास आर्द्रता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में यहाँ वर्षा करेगा और बादल खाली आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए ऐसे क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अरब सागर से आने वाली शाखा के क्या है, वृष्टि छाया के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है, दूसरा नंबर क्या है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा। ये दो भागों में विभक्त होती है। पहला भाग जो है वो दिखाई दे रहा है आपको कि ये प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद जो है तमिलनाडु से पैरेलल है, तमिलनाडु फर्क नहीं पड़ेगा इस मानसून से। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग इस प्रकार से इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये पैरेलल होने की वजह से आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला के पैरेलल होने की वजह से आगे बढ़ा और थारो वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। ठीक है, वैसे ही आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र से ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद पहली शाखा म्यांमार के गारो खासी जयंतिया से टकराई और थार का मरुस्थल गर्म होने की वजह से इधर आकर्षित हो गई ये पौने। तो पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह क्षेत्र में और मुख्य रूप से मध्य भारत में यहाँ वर्षा करेगा। कौन सी शाखा, तो ये पहली शाखा जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा थी। और यही याद रखना मेरे प्रिय साथियों कि भारत में मैक्सिमम वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी शाखा दिखाई दे रही है आपको, दूसरी शाखा यहाँ दिखाई दी, वो क्या है, तो ये क्या करेगी, सीधा सी हचाक से यहाँ गारो खासी जयंतिया मिलेगा, यहाँ जाके टकरा जाएगी। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पहला नंबर, दूसरा नंबर आपका केरल का तट। ठीक, आगे बढ़े और तीसरा नंबर में काउंट कर सकते हो उत्तराखंड वाले क्षेत्र को। क्लियर, आगे बढ़े, सारी चीजें वही लिखाई हुई है। ठीक, और यही मेघालय में जो है गारो पर्वत शिखर में मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा करेगी। मासिनराम विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा नंबर है, इसे ही हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून, या इसे ही हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून ये क्या करेगा, बताया था फॉर्मूला, आ जाओ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अभी मकर संक्रांति हुई, सूर्य की रेखा जब यहाँ परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ लो प्रेशर बनेगा, मतलब यहाँ हाई प्रेशर बना हुआ है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है। कब, सितंबर अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने में, सॉरी। ठीक, अब यहाँ की पवनें इधर आकर्षित होंगी कि नहीं होंगी, नीचे की ओर। ठीक, जब ये नीचे की ओर आकर्षित होंगी तो मेरे प्रिय साथियों ये सीधा सीधा कहाँ ले आएगी, यहाँ से जो आने वाली पवनें हैं वो आगे की ओर बढ़ेंगी, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून के रूप में जानते हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा जब ये वापस लौटेगा, तो जब ये वापस लौटेगा तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेगा। बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण किया, आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु में लाके क्या कर देगा, वर्षा कर देगा। इसलिए ठंड के वर्षा में नवंबर दिसंबर में इन लोगों का मानसून का मौसम होता है। ठंड के मौसम में यहाँ वर्षा होती है लौटते हुए मानसून की वजह से, और इसीलिए कावेरी नदी जो है उसमें हमेशा जल क्या रहता है, भरा रहता है, क्योंकि इस एरिया से भी इसे प्राप्त होता है, मतलब दक्षिण पश्चिम शाखा जो रहती है अरब सागर से, और उत्तर पूर्वी मानसून की शाखा से भी इसको जल की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा में लंबवत रहता है, तापमान अधिक होता है ना।
जल वाष्प ज्यादा मतलब ग्रहण करता है वायुमंडल। शीत ऋतु में क्या होगा, तो शीत ऋतु में बताया मैं, लौटता हुआ मानसून, लौटता मानसून अभी पढ़े हैं। तापमान जो है इधर लो प्रेशर बना, ये वाला एरिया लो प्रेशर जोन बना, इधर हाई प्रेशर है, यहाँ से पवनें आगे आकर्षित होती है। ठीक, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में चर्चा कर लिए थे हम। क्या हुआ था चर्चा कि शीत ऋतु के समय में जो हमारा भूमध्य सागर वाला भाग है वहां पर क्या उठेगा, ये क्षेत्र में आर्द्रता ग्रहण करेगा जेट स्ट्रीम, और ये भारत में वर्षा का कारण बनता है। गेहूं की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारिश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी करता है, और पंजाब वाला क्षेत्र इससे क्या करता है, पंजाब वाला क्षेत्र इससे कृषि करता है। ठीक है, तमिलनाडु में वर्षा के समय में शुष्क क्यों रहता है? तमिलनाडु दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा के वृष्टि छाया के प्रदेश के तहत आता है, जैसे कि मैंने बताया। यह है तमिलनाडु और यह है आपका सह्याद्री। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से ये वाला क्षेत्र क्या है, वृष्टि छाया होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है यहाँ से पवने, और तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, इसलिए वृष्टि छाया वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लौटते हुए मानसून की वजह से यहाँ पर होता है क्या, तो वर्षा होती है। ठीक है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर है। यहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो पवनें रहती है उसके समांतर हो जाता है, इस वजह से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। क्लियर, ये दिखाई दे रहा है, ये मानसून जो है आगे बढ़ गया, और यहाँ कब वर्षा होगी, तो जब लौटता हुआ मानसून आएगा, और ये वृष्टि छाया वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत में वर्षा के आंकड़े 125 सेंटीमीटर होता है औसत वार्षिक वर्षा। कुल वर्षा का 75% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होता है, 13% जो है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है, मतलब लौटते हुए मानसून की वजह से। 10% चक्रवात की वजह से होता है, पूर्वी चक्रवात, मतलब इस क्षेत्र में जो चक्रवात की स्थिति बनते रहती है। 2% पश्चिमी विक्षोभ से होता है, जो ठंड के समय में होता है। सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, ये वाला मेघालय का क्षेत्र मैंने बताया, उत्तर पूर्व के हिमालयी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, आम्र वर्षा क्या है, तो गर्मी के समय में आम के लिए जो वर्षा होती है उसे आम वर्षा कहते हैं। आम के मोर लगने से पहले एक छोटी सी वर्षा आपने देखी होगी, जो कि आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह ये आम्र वर्षा देखने को मिलती है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप याद रखिएगा, कल एमसीक्यू करेंगे तो 2 बार इसका रिवीजन हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ताकि जलवायु से संबंधित सारे क्वेश्चंस भी बनने लगे। कुछ ऐसे टर्म्स मैंने क्वेश्चंस में रखे हैं जो कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ विद्वानों का मत है, उन सभी को भी रख दिया है, तो उन चीज़ों को वहाँ समझ लेंगे। आज अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।